गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 7 की एसएसटी निकालो। देखिए, कल मैंने आपको पार्ट 4 पढ़ाया था, दिल्ली सल्तनत। देखिए, ये पढ़ा रहे थे गुलाम वंश। तो देखिए, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया, देखिए ये पढ़ा दिया था। और आज पढ़ाना है बलबन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोग खोलो बुक जल्दी से। पेज नंबर 21 है, खोल लिया। चलिए देखिए, बलबन 1266 से 1287 तक। देखिए, रजिया सुल्तान के बाद बहुत कम महत्वपूर्ण शासक शासन में आए। देखिए क्या लिखा है, रजिया सुल्तान के बाद। देखिए, रजिया सुल्तान की जब मृत्यु हो गई, उसके विद्रोहियों ने उसको मार डाला। तो देखिए, उसके बाद बहुत कम महत्वपूर्ण शासक शासन में आए, शासन को चलाने के लिए। तो देखिए, 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन सिंहासन पर बैठा। देखिए, जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर गयासुद्दीन बलबन सिंहासन पर बैठा। वह गुलाम वंश के शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता था। देखिए, गुलाम वंश का एक ही महत्वपूर्ण शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए, सिंहासन पर बैठने के बाद उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसको बच्चों? गयासुद्दीन बलबन को। देखिए, सिंहासन पर बैठने के बाद उसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई। देश की उत्तरी सीमा पर मंगोलों का हमेशा खतरा बना रहता था। क्या था? देश की उत्तरी सीमा पर किसका खतरा बना रहता था बच्चों? मंगोलों का। मंगोलों का हमेशा खतरा बना रहता था। राजपूत भी हमेशा सुल्तान की शक्ति को ललकारते रहते थे। और देखिए, राजपूत जो थे वो भी हमेशा सुल्तान की शक्ति को यानी ताकत को ललकारते रहते थे। इसलिए बलबन ने अपने शत्रुओं को खत्म करने के लिए खून और लोहा की नीति अपनाई। देखिए, उसके द्वारा बनाए गए चालीसा के 40 तुर्की सरदार उसके प्रबल शत्रु थे। देखिए, जो ये चालीसा यानी 40 सरदारों का एक संगठन जो बनाया गया था, तो ये इनका बहुत ही शत्रु था। देखिए, वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और पुल्तान के बच्चों, यहाँ पर देखिए पुल्तान लिखा है, यहाँ पर सुल्तान लिख लीजिए। क्या है? सुल्तान के अधिकार को चेतावनी देने लगे। और देखिए, ये जो सरदार थे, 40 सरदारों का जो गठन था या चालीसा गए, तो देखिए ये सुल्तान के अधिकार को चेतावनी देने लगे। अपने उनकी जागीरों को जब्त कर लिया है। उसने उनकी जागीरों को जब्त कर लिया और वह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया पैगंबर का उत्तराधिकारी मानता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करता था। तो देखिए, उसने सिजदा का प्रचलन आरंभ किया। और क्या किया? सिजदा का प्रचलन। देखिए बच्चों, आपको बताया था सिजदा क्या होता है? झुककर माथे से भूमि को छूने की मुस्लिम प्रथा। तो देखिए, इसने सिजदा का प्रचलन आरंभ कर दिया यानी शुरू कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को घुटने के बल बैठकर और सिर जमीन में छुआकर अपने राजा को सलाम करना होता था। उसने ये प्रथा चालू कर दी। इस प्रथा को रूढ़िवादी मुस्लिमों ने पसंद नहीं किया। देखिए, जो ये प्रथा इन्होंने अपनाई, तो देखिए ये जो रूढ़िवादी मुस्लिम थे, इनको ये प्रथा पसंद नहीं थी।
क्योंकि वे इसे इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध मानते थे। क्या मानते थे इसको? इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध। इस्लाम के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अल्लाह के सामने सिजदा कर सकता था। और देखिए जो इस्लाम के साथ इनका मानना था, ये रूढ़िवादी जो मुस्लिम थे, देखिए इनका ये मानना था कि इस्लाम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर सिजदा करता है तो सिर्फ किसके सामने? अल्लाह या भगवान के सामने कर सकता है। देखिए बलमन की 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और क्या हुआ? बलमन की 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके सभी उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य थे। जो उसके उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे? उस शासन के योग्य नहीं थे, कमजोर थे। देखिए गुलाम वंश केवल 1290 ईस्वी तक रहा और फिर एक नया वंश खिलजी वंश शासन में आया। देखिए ये गुलाम वंश जो चला था ये सिर्फ 1290 ईस्वी तक ही चला और इसके बाद में फिर ये खिलजी वंश आ गया। देखिए बच्चों, खिलजी वंश, गुलाम सुल्तानों के बाद खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। जो दिल्ली की गद्दी पर पहले गुलाम वंश अपना अधिकार जमाए हुए थे, तो देखिए ये 1290 के बाद जब ये खत्म हो गया तो देखिए फिर दूसरा खिलजी वंश जो था, तो देखिए ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 से, तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। वह 70 वर्ष की आयु में 1290 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। देखिए जलालुद्दीन खिलजी की आयु कितनी थी? 70 वर्ष। और देखिए 70 वर्ष में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह भी कमजोर शासक सिद्ध हुआ। ये अलाउद्दीन जो खिलजी था यह भी एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अवध और कारा का जनरल नियुक्त किया। किसको किसको? भतीजे और अपने दामाद को, देखिए अलाउद्दीन खिलजी को अवध और कारा का जनरल नियुक्त किया। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। अलाउद्दीन कैसा था? एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने अपने चाचा को मार दिया। क्या कर दिया? चाचा को मार दिया और 1296 ईस्वी में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और देखिए ये स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1216। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये कैसा था? एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक कुशल सेनानायक था। उसने मंगोल आक्रमण में सुरक्षात्मक नीति को अपनाया। उसने क्या किया? जो मंगोल आक्रमणों से सुरक्षात्मक नीति को अपनाया। मंगोल पहले ही 6 बार सल्तनत पर आक्रमण कर चुके थे। मंगोल देखिए क्या कर चुके थे? 6 बार इस दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर चुके थे। तो उसने देखिए इस रक्षा के लिए कौन सी नीति अपनाई? मंगोलों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने पुराने किलों की मरम्मत करवाई। क्या करवाया? जो पुराने किले बने हुए थे उनकी मरम्मत करवाई तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में नए किले बनवाए। और क्या किया? सीमावर्ती यानी उन क्षेत्र के किनारों पर किले बनवाए। उसने किलों में प्रशिक्षित सैनिकों को रखा। जो किले बनवाए थे तो देखिए उसमें प्रशिक्षित जो शिक्षित थे उन किलों में सैनिकों को रखा तथा सेना के प्रशिक्षण व पुनर्गठन पर विशेष ध्यान भी दिया। इन उपायों से उसने अपने जीवन काल में मंगोलों को आगे बढ़ने से रोका। देखिए जो इसने ये उपाय किए
इससे मंगोल लोग आगे नहीं बढ़ सके। देखिए अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के राजपूत राज्य और गुजरात मालवा को जीता। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के जो राजपूत थे ये राजपूत राज्य और गुजरात मालवा को जीता। उत्तरी भारत जीतने के बाद उसने दक्कन को जीतने की कोशिश की। क्या किया? जब उस उत्तरी भारत को उसने जीत लिया तो उसके बाद में फिर दक्कन को जीतने का इसने प्रयास किया। उसने दक्कन जीतने का कार्य अपने विश्वासी सेनापति, देखिए जब दक्कन जीतने का जब ये प्रयास कर रहा था तो जो इसके विश्वासी सेनापति थे, तो देखिए जो उस विश्वासी सेनापति था उसका कौन था? मलिक काफूर। उसको दिया ये कार्य। किसको दिया? मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई को जीता। अलाउद्दीन का दक्कन जीतने का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक न होकर आर्थिक था। देखिए अलाउद्दीन का जो ये दक्कन जीतने का प्रयास था तो इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक न होकर के कैसा था? आर्थिक था। उसने अपने राजाओं को ही अपना जागीरदार बनाया। उसने उनको अपने राज पर शासन करने की अनुमति दी। और क्या किया? उसने अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दी और उनसे वार्षिक शुल्क लिया। देखिए अपने राज्य पर राजाओं को शासन करने की अनुमति दे दी और उनसे वार्षिक शुल्क लिया। देखिए जो लोग शासन करते थे उनसे वार्षिक शुल्क लेने लगा। उसने इस पद्धति को इसलिए अपनाया। देखिए इस पद्धति को कौन सी? शुल्क लेने की जो पद्धति थी उसको इसलिए अपनाया क्योंकि दक्षिण बहुत दूर था और उत्तर यानी दिल्ली से इस पर शासन करना बहुत मुश्किल था। और देखिए बच्चों आगे अलाउद्दीन खिलजी की शासन प्रणाली की विशेषताएं। देखिए विशेषताएं क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन प्रणाली में कई सुधार किए। देखिए जब ये शासन कर रहा था तो इस शासन प्रणाली में कई सुधार किए। विशेष रूप से उसने सामंतों की शक्तियों पर रोक लगाई। जो ये सरदार थे उनकी शक्तियों पर रोक लगाई। सभी भूमियों के लिए भूमि का दोबारा निश्चित किया गया। भूमि कर देखिए जो सभी भूमियों के लिए जिनके पास भूमि थी तो देखिए वो भूमि कर दोबारा निश्चित किया गया कि कितना देना है तुमको कर। गंगा और यमुना नदी के बीच दोआब की उपजाऊ भूमि पर कुल उत्पादन के आधे हिस्सों के बराबर कर बढ़ा दिया। और देखिए क्या किया? जो गंगा और यमुना नदी थी उसके बीच की दोआब की उपजाऊ भूमि जिसमें अच्छी फसल होती थी तो देखिए उस भूमि का कर कितना लगा दिया? आधा। देखिए आधे हिस्से के बराबर, यानी कि जो भूमि थी उसमें आधा जो फसल जो पैदा होगी तो देखिए उसका आधा हिस्सा इनको दोगे और आधा हिस्सा तुम लोगे। तो उसने आधे हिस्से के बराबर कर बढ़ा दिया। और देखिए अगला नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने एक योग्य जासूसी नीति का गठन किया। देखिए क्या किया? एक जासूसी नीति का गठन किया। जासूस लोग बेटा जानते हो आप लोग, जो इधर उधर की खबर चुपके से ले लेते हैं। तो देखिए ये जासूसी नीति का गठन किया जिससे कि सामंत और अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना कर सके। देखिए इसलिए इसने जासूसी नीति का गठन किया। अब देखिए तीसरा नंबर है, सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित की। और क्या किया? जो वस्तुएं थी उनकी कीमत निश्चित कर दी कि इतनी कीमत पर ये वस्तु बेची जाएगी। और देखिए जरूरी चीजों की कीमतों पर कम रखी। कीमतों पर रोक लगाने के लिए बाजार अधिकारी भी नियुक्त किए गए।
जो कीमत, जैसे कि बाजार है, बाजार में एक अधिकारी रख दिया कि बाजार में कोई कीमत कम ज्यादा ना कर सके, इसलिए ये एक सीमित ही कीमत तक वस्तु बेची जाए, तो उसने एक अधिकारी को रख दिया। अब देखिए 4 नंबर आया, एकता नीति का नाश किया, और जो भूमि और धन संपत्ति सामंतों को एकता के रूप में दी जाती थी। देखिए एकता क्या है, जो भूमि संपत्ति धन संपत्ति था, जो ये सामंतों को दी जाती थी कर के रूप में, उसे वेतन के रूप में तो उसे वापस ले लिया। क्या किया, उसे वापस ले लिया। और देखिए 5 नंबर है, प्रजा में शराब पीना निषेध था, और प्रजा में शराब पीना निषेध यानी वर्जित था। और देखिए 6 नंबर, सामंतों पर भारी कर लगाकर उसने अतिरिक्त धन लिया। ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन की मृत्यु सन 1316 ईस्वी में हो गई। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई, सन 1316 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के बाद ही खिलजी वंश भी समाप्त हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, तो देखिए फिर इस शासन पर खिलजी वंश का शासन चलाने के लिए खिलजी वंश का कोई नहीं बचा, तो ये खिलजी वंश समाप्त हो गया, और फिर एक नया वंश शासन में आया। देखिए कौन सा है, तुगलक वंश। ये गयासुद्दीन तुगलक लिखा है बच्चों। तो देखिए फिर ये वंश आया तुगलक वंश। अब देखिए बच्चों, ये तुगलक वंश आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।